and today we are with assignment. शाबाश, प्लीज पुल आउट योर असाइनमेंट. आज हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस की मदद से थोड़ा अच्छा बनाएंगे. शाबाश. इस असाइनमेंट के एक तरफ देखो, एक तरफ इसमें असर्शन रीजंस हैं और फ्रंट पे है आपके एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस का एक ही ऑप्शन करेक्ट है बेटे. ओके, सो everybody please read the first question yourself. हाँ जी बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो. The masses of the wires of the coppers are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1. The ratio of their electrical resistance. Listen carefully. Masses ratio M1:M2:M3 is given to us. How much? 1:3:5. 3 वायर्स है हमारी और तीनों वायर्स एक ही मटेरियल की बनी हुई है बेटे. बेटे इधर देख लो, ट्यूलिप के बच्चे हैं, बचपना ना करो बेटे, बचपना ना करो, ये +2 क्लास आ गई है. और उनकी लेंथ. हाँ जी सर, ब्लड है फिर से ब्लड हो गया. ओके, करवाते हैं सर. कह रहे हैं ब्लड आ रहा है, स्क्रीन सर बता रहे हैं, तो आप इसको क्लियर करवाओ. कर रहे हैं सर, कर रहे हैं. नहीं कह रहे, अब ब्लड हो गया उनका. रिमोट से करो. नॉन मेडिकल में बेटे ट्यूलिप सेक्शन में क्लियर है, ये ब्लड है. ब्लड है भाई. नाम के हाथ वो पढ़, ये पढ़. हाँ, अभी क्लियर करवा रहे हैं बेटे. मैं इतने स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जितनी देर ये स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं. हाँ जी सर, अब एक बार बताना प्लीज. बेटर हुआ सर? नहीं हुआ जी. ये मेरे एंड पे तो बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है. मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ दूसरी स्क्रीन से, तो मे बी उनके एंड पे कुछ इशू हो सकता है. आप अपना सर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए. वैसे आपका मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इस टाइम पे. ओके. थोड़ा सा अपना फॉन्ट बढ़ा लीजिए.
या इसको जूमिंग, उसके ऊपर जूम थोड़ा सा, जहाँ रिटन पार्ट है ना उस पर जूम थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, जूम इन करके। यादव जी आप देखिए, अच्छा सर। जहाँ जूम करना पड़ेगा वहाँ जूम कर लेंगे, जहाँ सर लिख रहे हैं। हम्म। सो बेटे देखो, बैठो। 3 वायर्स ऑफ कॉपर है हमारे पास, तीनों की लेंथ की रेशियो है, और रेजिस्टेंस की रेशियो बतानी है, मासिस की रेशियो भी दे रखी। याद रहे क्योंकि ये कॉपर है तो रेजिस्टिविटी तीनों की सेम है, सेम। व्हाई? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। जूम, जिस जगह पर मैं लिखता हूँ वो। जहाँ पर रिटन पार्ट है ना वहां पर जूम ज्यादा कर दो, फिर उनसे पूछ लो एक बार, सर कंफर्म कर लेना बच्चों से। हाँ। बेटे हम ना जहाँ जिस पोर्शन पे हम लिखा करेंगे वो थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाएंगे, बस। ये देखो, रिटन पोर्शन पे हमने लार्जर कर दिया, मैं भी फॉन्ट को बड़ा रखता हूँ। सभी बच्चे देखो, हमारा एक फार्मूला होता है बेटे, ये वाला, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप एक चीज देखो, इसमें रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो इट कैन बी रिटन एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिगर बनाऊं तो ये बन गया क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये बन गया लेंथ। लेकिन बच्चे देखो, लेंथ का पैरामीटर तो हमने इन्वॉल्व कर लिया, मासिस का तो कहीं आया नहीं, तो हमने किसी तरह से। हाँ बेटे अब क्लियर है, बेटर है अब। हाँ जी बेटे, अब फर्क पड़ा है, ट्यूलिप सेक्शन फर्क पड़ा है बेटे। उसको आप मास अपॉन वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच ए एल। वॉल्यूम की जगह आप ए एल लिख सकते हो बेटे। तो जब मैंने वॉल्यूम की जगह ए एल लिखा, तो यहाँ पर मास की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो, डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, राइट। और मेरे को यहां से अगर लेंथ निकालनी हो, लेंथ, तो आप कहोगे सर लेंथ आएगी आपकी मास अपॉन डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल डिवाइडेड बाय ये। मैंने कहा इस लेंथ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक बच्चा सोचेगा सर क्यों पुट कर देते हो, ये तो बताओ। ऐसा पुट करने से मास की टर्म आ जाएगी बीच में। ओके, सो मास की जब टर्म आ गई है तो मैंने एम लिख दिया, गौर से देखो। नीचे क्या आ गया बेटे, डेंसिटी आ गया। ओहो, मास का नहीं, एक ए का वैल्यू पुट करना था, सॉरी, क्योंकि ए नहीं हमें चाहिए, ए की वैल्यू पुट करनी है बेटे। ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी इंटू डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे बेटे, क्योंकि लेंथ की तो हमें गिवन है ना। सो ये बन गया एल, ए की वैल्यू पुट करी बेटे, एम और डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू लेंथ। और गौर से देखो फिर से ये क्या बन गया, ये बन गया बेटे एल घूम के ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका डी भी ऊपर चला गया, मास नीचे आ गया बेटे। अब एक चीज और देखो, डेंसिटी भी तो कॉपर की कांस्टेंट होएगी, क्योंकि तीनों वायर्स डेंसिटी की बनी हुई है। सो इसका मतलब डेंसिटी को रिमूव कर दें, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी हमें फिर भी डिस्टर्ब नहीं होगी। लेंथ स्क्वायर अपॉन मास आ गया। ये जो चीज आ गई ना हमारे लिए बहुत कीमती है। कैसे पता,
क्योंकि ये दो सिंबल वही आ गए हैं जिनकी रेशो हमें दे रखी है। बस बन गई बात फिर, बस बन गई बात। तो देयरफॉर अगर मैंने बेटे R1 और R2 की रेशो निकालनी हो और R3 की रेशो निकालनी हो तीनों की, तो दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ, देखो उनकी लेंथ स्क्वायर अपॉन मास, L1 का स्क्वायर अपॉन M1, L2 का स्क्वायर अपॉन M2, L3 का स्क्वायर अपॉन M3। अब बच्चा कहेगा सर इसको सॉल्व कैसे करना है? वही देखो, आपको लेंथ की ये रेशियोज दे रखी हैं, राइट। जैसे लेंथ की वैल्यू मेरे को पुट करनी हो तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ, देखो 5x, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर दो बस, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, 1 का स्क्वायर इज 2। अब सेकंड में चलो, 3 और 3 पकड़ना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 3। नेक्स्ट, अब ये देखो ये पकड़ने पड़ेंगे, लेंथ कितना है, 1 का स्क्वायर अपॉन 5, तो अल्टीमेटली 125 इज टू 3 इज टू 1 अपॉन 5। देखो ये कोई रेशियो है हमारी कि नहीं, लेंथ का स्क्वायर और M2 की रेशियो, फिर 5 इज टू 3 इज टू 1, रेशियो ऑफ 5 इज टू 3 इज टू 1, लेंथ की मासिस की थी 1 इज टू 3 इज टू 5। तो अच्छा बेटे थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती होगी, 5 का स्क्वायर हो गया यहाँ 25, सॉरी 25 हो गया, और ये देखो ये 3 है, 3 है ना, एक 3 कट गया, ये तो आ गया 3, और यहाँ पर ये 1/5 ही आ गया। अब देखो ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं आंसर में, तो आपने करना क्या है पेपर में, आपने इस डिनोमिनेटर को हटा देना है 5 को। कैसे हटाओगे, इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन सभी को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इट बिकम्स 125, और 3 इंटू 5 15 बन जाएगा, और 1/5 इंटू 5 1 बन जाएगा। इस तरह से ये आंसर आया। देखो टीचर ने इसने क्या फायदा लिया, टीचर ने एक तो उसने रेजिस्टेंस के बेसिक फार्मूले का फायदा लिया, तीनों वायर्स कॉपर की बनी है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में तब्दील कर दिया, पहला लर्निंग पॉइंट। दूसरा टीचर ने फायदा लिया कि तीनों वायर का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, उसको भी मैं फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डेंसिटी की टर्म्स में ले आता हूं। तो टीचर ये लेके आ गया बेटे टीचर, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पुट करा तो ये फार्मूला हमारे पास बना। इस क्वेश्चन में हल्की सी हमारी कटिंग हो गई है, तो जिस जिस सेक्शन में कटिंग हुई है एक्स्ट्रा है, जहां जहां एक्स्ट्रा लिखा गया वो मैं आपको हटा देता हूँ। देखो एल की वैल्यू नहीं पुट करनी, ए की पुट करनी है, तो थोड़ी सी कटिंग यहाँ भी होगी बेटे। तो ये लो, अब आपके पास ये सारा विजिबल हो गया। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। हाथ सभी का खड़ा होना चाहिए, ये +2 के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन नहीं है, सच बताऊं तो ये 10th के लेवल का है अभी। ओके, गुड जॉब। अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अगर कोई बच्चा मेरे से कम शब्दों में पूछे, सर इस क्वेश्चन में कम से कम शब्दों में हमने क्या सीखा, मैं कहूंगा बेटे तीनों वायर्स का एक ही मटेरियल था कॉपर, और उन तीनों वायर्स का रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगा, डेंसिटी भी सेम रहेगा। बस मैंने इन्हीं दो कांस्टेंट सिंबलों को प्रोपोर्शनलिटी में बदल के फायदा ले लिया, और रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला यूज करा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और डेंसिटी का बेसिक फार्मूला यूज करा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, प्लीज रीड योर सेल्फ, प्लीज रीड योर सेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आप खुद सॉल्व करो बेटे, मेरा इंतजार ना करो, ये आसान क्वेश्चन है। सेकंड,
नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स पेन तो उठाओ बच्चे, तभी एक्सरसाइज, तभी कोशिश करोगे। पिकअप योर पेन। वर्कशीट है नहीं बच्चे को, न्यू वाली है आपकी तरफ से आई, जो पुरानी वाली थी बच्चों के पास। जी सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेरे पास तो यही क्वेश्चन है सर, मासेस ऑफ द वायर्स वाला। पहला क्वेश्चन यही था सर, मासेस ऑफ द वायर्स वाला। आपकी यही है, सेम है सर। तो एक असाइनमेंट इनको पहले भी दे रखी है सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, वो तो नहीं निकाल लिया इन्होंने। सर यही है हमारे पास तो। नहीं, इसका पहला क्वेश्चन बताना सर। हाँ, इसके बाद वाली दी है स्कूल में। नहीं सर, नहीं मिली सर। दी हुई है? नहीं दी? जाओ भाई उधर उधर। कोई बात नहीं, आपको ये पहुंच जाएगी, हमने तो काफी देर पहले स्कूल को दे दी। तो मैं क्वेश्चन भी साथ में लिखूंगा, डोंट वरी। इस वाली असाइनमेंट को रख दो, ये तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। आपका पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। देखो बेटे, सेकंड क्वेश्चन में ट्यूलिप के पास ये असाइनमेंट है, एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर्स। सेकंड क्वेश्चन रोज के पास है बेटे ये? ओके ओके, मैं लिखता हूँ। देखो, सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, योर अटेंशन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मेरे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं। एन नंबर ऑफ क्या है बेटे? रेजिस्टर्स। और वो रेजिस्टर्स सारे के सारे क्या हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। हमने कहा ठीक है। कहता इन रेजिस्टर्स को, मैंने सारे रेजिस्टर्स को पहले नंबर पे सीरीज में जोड़ा, कनेक्टेड इन सीरीज। हमने कहा ठीक है सर। फिर कहता मैंने सीरीज में जोड़ के आर सीरीज निकाल लिया। हमने कहा ठीक है सर। फिर कहता मैंने इनको सभी को पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। कहता फिर मैंने आर पैरेलल भी निकाल लिया। हमने कहा ठीक है। कहता अब आप मेरे को ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर को मिनिमम से डिवाइड करें। हाँ जी। वेरी गुड नॉन मेडिकल टीचर, वेरी कोऑपरेटिव। सर ने इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी। देखो, इससे ज्यादा क्या बच्चों आपका साथ दिया जा सकता है एक टीचर के द्वारा। कब भाई है और कब सर ने बांट भी दी। तो देखो बेटे, शाबाश। ऐसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन रीड इट, रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। नहीं, ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटे। आप देखो इधर, योर अटेंशन। अब मैं करने लगा हूं। मान लीजिए जो भी आइडेंटिकल रेजिस्टर है ना, उसमें से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आर मान लेता हूं, आर, स्मॉल आर। ठीक है? स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। ईच रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं इनको सीरीज में जोड़ दूं बेटे, देखो आर 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 ऐसे ऐसे चलता गया। कितनी बार? एन टाइम्स। सारे तो हैं, तो सीरीज में क्या रजिस्टर होएगा? अब बच्चे कहेंगे सर सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। बिल्कुल सही। तो एन टाइम्स लिख दिया हमने। और जो एन टाइम्स लिख दिया, जैसे 5 × 5, 5 + 5 + 5 20 टाइम्स लिख दें, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 × 20। इसी तरह से इसका आंसर आ गया ये एन आर। अब पैरेलल में चलो, 1/r पैरेलल, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, चलते चलते हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स।
तो उसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, n मल्टीप्लाइड बाय ईच रजिस्टर। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी रजिस्टर सीरीज में ऐड होते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है, और जब पैरेलल में आंसर आएगा ना तो रजिस्टर की मिनिमम वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की जो रेशियो उसने पूछी है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो बेसिकली वो हमसे ये पूछना चाहता है, आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल, ये पूछना चाहता है बेटे वो। और देखो मैं इसको लिखने का तरीका बदल रहा हूं, आर सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 1/r पैरेलल। सर ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे पास 1/rp की वैल्यू पड़ी है, डायरेक्ट ही पुट कर दूंगा। तो क्या करोगे सर आप? मैं कहूंगा पहले सीरीज पुट करते हैं nr। सर फिर क्या करोगे? फिर ये दूसरी ब्रैकेट में ये लिख देते हैं सारा, दूसरी ब्रैकेट में n इंटू 1/r। आर कट गए हैं, n स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है देखो तो, विच ऑप्शन इज सी करेक्ट? रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंगली। अगर डी ऑप्शन सही है तो फॉर सी ऑप्शन। सभी ने ध्यान से सुना। बेटे रोज का जवाब नहीं आया मेरे पास, अकेली क्लास है जिसमें किसी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा करा, सरप्राइजिंग। ओके, सी ऑप्शन सही है, गुड। अब हमने थर्ड क्वेश्चन करना है इसका, प्लीज हरी अप। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो। मैंने नहीं पढ़ना, रीड योर सेल्फ एंड ट्राई टू सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन देखो। 40 बल्ब लगे हुए हैं 220 वोल्ट की सप्लाई पर, और ये सारे जग रहे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। फिर इनमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, और अब हमने उस बल्ब फ्यूज वाले को निकाल दिया और बाकी के 39 बल्ब को फिर से सीरीज में लगा के सेम बैटरी के साथ लगा दिया। अब वो कहता है कि जो 39 बल्ब हैं उनकी जो चमक होएगी ना रोशनी की, और नीचे लिखी हुई कौन सी ऑप्शंस में सही है, अंदाजा लगाओ। और लॉजिक के साथ अंदाजा लगाओ क्या होगा, बल्ब ज्यादा ग्लो करेंगे या कैसे होएगा? है किसी बच्चे के पास इसका आंसर? प्लीज सिलेक्ट योर ऑप्शन एंड रेज द नंबर ऑफ फिंगर्स अकॉर्डिंगली। शाबाश। नहीं कर पा रहे? देखो बेटे, अब सुनो ध्यान से। एक किचन है, किचन, और वो किचन किसी हॉस्टल की है। हॉस्टल के जो रोटी बनाने वाला है, कुक, उनको ऑर्डर है कि बराबर की अमाउंट का आपने रोज आटा गूंथना है। तो वो 40 बच्चों के लिए रोज खाना बनाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने 40 बच्चों का खाना बनाया, पर एक बच्चा कुक को बिना बताए या हॉस्टल के वार्डन को बताया, उसने चला गया, पर वार्डन कुक को बताना भूल गया। कुक ने तो अभी भी 40 बच्चों का ही खाना बनाया हुआ है ना। अब जो वो बांटेगा बच्चों को, तो एक एक बच्चे को, 39 बच्चों को 40 बच्चों का खाना मिला, पहले से ज्यादा मिला। इसी तरह से 40 बल्ब है, नीचे बैटरी लगी हुई है। 40 बल्ब सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, बैटरी करंट दे रही थी। अब क्या हुआ, अब एक बल्ब निकाल दिया हमने, तो रेजिस्टेंस भी उसका साथ ही निकल गया फ्यूज वाले बल्ब का, तो रेजिस्टेंस कम हो गया सर्किट का। तो नीचे से वो सोर्स वही है, कुक वही है, तो ज्यादा करंट मिल जाएगा और ग्लो बेटर करेगा, क्योंकि
बल्ब के ग्लो करने के लिए ये फार्मूला लगता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो स्क्वायर वाली टर्म ज्यादा होगी है, स्क्वायर वाली टर्म ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है बल्ब विल ग्लो बेटर। बी ऑप्शन सही हो गया इसका, बी ऑप्शन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, हरी अप। 4, a current of 2 ampere passing through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds. Okay, the resistance of the conductor in ohm, शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें से 2 एम्पियर का करंट पास करा, और जैसे ही ये गर्म हो गया इसमें से हीट निकलने लगी बाहर, और वो हीट 80 जाउल की हीट बाहर निकली, और उसने निकलते निकलते 10 सेकंड ले लिए। अब वो बोलता है कि जिस वायर में से ये करंट जा रहा था 10 एम्पियर का, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। कर देगा कोई बच्चा? डू यू नो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? हाँ जी बेटे, डू यू नो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट गिवन बाय साइंटिस्ट जाउल? पता होना चाहिए, ये फार्मूला 10th में भी था। जिस बच्चों को ये फार्मूला पता है रेज योर हैंड। नॉन मेडिकल के बच्चे कर रहे हैं हाथ खड़ा बीच बीच में, शाबाश। मेडिकल में एक भी बच्चा नहीं खड़ा कर रहा, ट्यूलिप में, रोज में भी नहीं। तो ये फार्मूला होता है बेटे, इसको यूज करो और मेरे को अभी आंसर बताओ। प्लीज यूज इट। हीट इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। जल्दी से यूज करो और मेरे को रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। शाबाश, जल्दी से बेटे। नोबडी बता, कोई नहीं बता रहा अभी तक यार। इतना सिंपल फार्मूला तो कैलकुलेशन तो कर लो कटे। नॉन मेडिकल शाबाश देनी पड़ेगी आपको बच्चे। मेडिकल में दोनों सेक्शनों में एक भी बच्चा, हाँ, ट्यूलिप के बच्चे भी कुछ कामयाब हुए, शाबाश शाबाश। रोज रह गया यार, रोज में भी 4 बच्चे 5 बच्चे कामयाब हो गए, गुड जॉब। तो सभी बच्चों ने बेटे, देखो मैं एक बार बता दूं, एच की जगह 80 जूल पुट करा, और आर आई की जगह 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, आई का स्क्वायर है ना, और टाइम की जगह 10 सेकेंड। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो R comes out to be 2 ohm, R comes out to be 2 ohm। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 5वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है बेटे, 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन क्या है, प्लीज रीड इट। 6th क्वेश्चन, 5वां मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ दिया ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करो। 6th क्वेश्चन को रीड करो बेटे। 2 identical batteries of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are available to produce heat in an external resistance by passing current through it. Maximum power that can be delivered, ये निकालनी।
वैसे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर लिख लो डायरेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे नोट कर लें, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। 8, फिफ्थ का 8 आएगा बेटे, आपने खुद करना है, मैंने जानबूझ के नहीं कराया आपको। सिक्स्थ में देखो, दो बैटरीज हैं, दोनों का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है दोनों का। ये दोनों बैटरीज मिल मिलाकर बाहर वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस करती हैं। और कहती हैं, और क्वेश्चन क्या है कि जो भी मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस डेवलप करी जा सकती है उसकी क्या वैल्यू होगी। शाबाश, कैसे करोगे? ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर मैक्सिमम पावर जनरेट करनी है तो दोनों बैटरियों को सीरीज में लगाना पड़ता है। लिख लो ये पॉइंट। फॉर मैक्सिमम, पहले तो मैक्सिमम करंट के लिए भी सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। एक बच्चा कहता है सर पावर का फार्मूला वी आई बी, पी इज इक्वल टू वी आई बी तो होता है। भाई उसी से बनाइए, P इज इक्वल टू वी आई, और उसमें फिर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये पुट कर दिया। अब दूसरा बच्चा कहता है सर आपने तो पुट करके ये बना लिया, हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कि ये यूज करना है, ये नहीं करना? भाई ये गिवन पैरामीटर्स पे ऊपर होता है ना, क्वेश्चन में कौन कौन से पैरामीटर्स गिवन है उसके हिसाब से। अब देखो मेरे पास अगर ये आई स्क्वायर आर है तो मैं इसको पावर को मैक्सिमम जनरेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कैसे कर सकता हूँ बेटे? तो सर्किट को याद करो, सर्किट को याद करो। ये बैटरी लगी है, ये एक और बैटरी लगी है सीरीज में, और ये लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसमें हम मैक्सिमम पावर जनरेट करने चाहते हैं। अगर मैं इस बैटरी को ई बोल दूं और दूसरी बैटरी को भी ई बोल दूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, तो मैं आपसे बोलूं बेटे इसमें ओहम्स लॉ लगा के दिखाओ। आप कहोगे सर ई नेट इज इक्वल टू आई इंटू आर ऑफ सर्किट। मैंने कहा गुड। बेटे ई नेट क्या लिखोगे? बच्चा कहेगा सर प्लस माइनस सीरीज में लगी है ना दोनों बैटरीज, सर दोनों को ऐड करना पड़ता होता है फिर। ओके, एक बच्चे से मैंने पूछा अगर एक बैटरी को मैं ऐसे घुमा दूं, प्लस माइनस माइनस प्लस कर दूं किसी और क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? तो कहता है सर बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी माइनस करूंगा। बिल्कुल सही। अब प्लस माइनस जब लगेगा तो ऐसे लगा, करंट को ऐसे रखा। मैंने पूछा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है? बच्चा कहता है सर देखो तीनों चीजें सीरीज में तो लगी हैं, लोड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, आप तीनों को ऐड कर दो, आपका सर्किट आ जाएगा सीरीज में, आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। तो मैंने कहा इसको कितना पुट करूं? सर वेरी सिंपल, आर प्लस 2 आर पुट कर दो। मैंने कहा बेटे पुट तो मैं कर दूं, तो क्या यहां से करंट निकल जाएगा? यस सर। दोनों बैटरीज को आप 2E लिख दो और इस रेजिस्टेंस वाली ब्रैकेट से डिवाइड कर दो, तो आपका आई आ जाएगा। इस आई को उठा के आप यहां रख दो। तो मैंने कहा बेटे गुड, लेकिन क्या आपको इनकी वैल्यूज पता है? हाँ जी सर पता है, क्यों नहीं पता? 2E अपॉन आर प्लस 2R साथ में आर। बच्चा कहेगा दोनों बैटरी सर आपने खुद ही बताई हुई है आइडेंटिकल है, पेपर में 2 वोल्ट की है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ये बेटे, गॉट इट। और नीचे क्या है? स्मॉल आर। देखो ये कितना आ गया ऊपर, 2 इंटू 2, और नीचे क्या हो गया बेटे?
स्मॉल आर का डबल करा, स्मॉल आर कितना है खुद, स्मॉल आर है 1 ओम, 2 × 1। कैपिटल आर को भी मैंने वैसे ही रखा और यहाँ भी कैपिटल आर रखा एज इट इज। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता लगता कि कैपिटल आर कितना पुट करना है। बेटे यहाँ पर एक मैक्सिमम पावर डिलीवरी थ्योरम होती है, याद रखना। अगर हमारा लोड रेजिस्टर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तभी मैक्सिमम पावर डिलीवरी होती है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवरी का मेथड। इसका इसको हेडिंग के रूप में बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग। जितना लोड रेजिस्टेंस हो, अगर वो लोड रेजिस्टेंस पूरे जितने भी ईएमएफ सोर्सेज लगे हों उनके सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसके बराबर हो तभी मैक्सिमम पावर डिलीवरी हो सकती है। सर फिर क्या कैपिटल आर को 2R के बराबर पुट कर दें? बिल्कुल कर दो, कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सारे को सॉल्व कर दोगे डाटा, तो आपका बेटे इसमें आंसर आ जाएगा। लेट मी सी आफ्टर कैलकुलेशंस। सो दिस बिकम्स 2 वाट। 2 वाट इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब बच्चा बोलेगा सर इस क्वेश्चन में सबसे कीमती चीज क्या बताई आपने? ध्यान से सुन लेना। कीमती चीज है मैक्सिमम पावर डिलीवरी मेथड। क्या मतलब? जितना इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल हो ईएमएफ सोर्सेज का, अगर उतना लोड रेजिस्टेंस हो तो मैक्सिमम पावर डिलीवरी होती है। और क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर डिलीवरी का कंडीशन लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि एक टीचर है, वो टेबल पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और टेबल के इर्द गिर्द 6 बच्चे बैठे हैं, लेकिन टीचर की बताई हुई नॉलेज को मैक्सिमम कौन सा स्टूडेंट ग्रास्प करेगा? जो टीचर के द्वारा बोले लिखे गए एक एक शब्द को सुनेगा। यानी टीचर के द्वारा डिलीवर करी गई नॉलेज मोस्ट मोस्ट फोकस्ड स्टूडेंट्स के द्वारा सुनी गई नॉलेज के बराबर है। उसी तरह से अगर लोड रेजिस्टेंस जिसने बिजली की खपत करनी है वो सारे ईएमएफ के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, तब इस लोड रेजिस्टर को ये बैटरियां मैक्सिमम पावर दे सकती हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवरी थ्योरम या बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग थ्योरम। दो नाम है इसके। लो बेटे, अब देखो मैंने जानबूझकर अब ना 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, वो आप खुद करो, पर मैं उनके आंसर आपको बता देता हूँ। सभी बच्चे नोट कर लो। एक इसके बाद का क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है ना बेटे? यस, 7th का क्वेश्चन। या फिर आप ये देखो पहले तो, चलो आंसर भी क्या बताने हैं यार, खुद करो आप। इनमें 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 आप खुद करो, ठीक है? और उनमें से करेक्ट ऑप्शन पिक करो। उस 3 में से भी एक थ्योरी का है, 2 न्यूमेरिकल। ये आपने घर से करने हैं। अब हम असर्शन रीजन पे आ जाते हैं वापस। सेकंड साइड, पेज की सेकंड साइड बेटे, असर्शन रीजन। अब यहां से आपको पता लगेगा आपको चैप्टर की थ्योरी कितनी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, conventional current is the flow of positive charge from positive terminal of battery to the negative terminal of the circuit। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में बेटे असर्शन, रीजन और एक्सप्लेनेशन। एक बात सुनो जरा ध्यान से, आप इसमें मेरे को आंसर कैसे दोगे? अगर आपको लगता है सर असर्शन सही है, रीजन गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत है, तो आप एक फिंगर खड़ी करोगे। अगर लगता है असर्शन गलत, रीजन सही, रीजन वाली स्टेटमेंट सही है, ये गलत, तो सेकंड बच्चे।
अगर ये दोनों सही हैं, ये गलत है तो थर्ड, 3 फिंगर खड़ी करोगे। अगर तीनों पे सही है तो 4 फिंगर खड़ी करोगे आप। शाबाश। व्हाट इज योर आंसर? Conventional current is the flow of positive charge from positive terminal of battery to the negative terminal. और reason क्या है? Conduction in the metal is due to free electrons which are negatively charged. बताओ कौन सी बात सही है? नॉन मेडिकल के बच्चे डबल फिंगर खड़ी कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया बेटे। डबल फिंगर तो खड़ा है, और एक बच्चे ने थर्ड फिंगर खड़ी करी है नॉन मेडिकल में। ना ना ना, conduction in the metal is due to free electrons which are negatively charged. तो इसमें assertion तो आपका सही है, पहली बात, assertion is correct, ठीक है, और reason is also correct. अब रही बात एक्सप्लेनेशन की कि यार ये एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो बुक के मुताबिक देखो ये ऑप्शंस बनी हुई हैं, बताओ बेटे। अगर आप बुक के मुताबिक सॉल्व बताओ इसका आंसर। ओहो सॉरी बेटे, बुक के मुताबिक अगर इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का, असर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन। बुक के मुताबिक वो कह रहा है अगर ये तीनों सही हैं तो आप ए ऑप्शन बताओ। अगर कहता है ये दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है तो बी ऑप्शन बताओ। कहता है असर्शन सही है, रीजन गलत है तो सी ऑप्शन बताओ। असर्शन फॉल्स है, रीजन वाली स्टेटमेंट सही है तो डी ऑप्शन। आप बताओ एक, अब इसमें एक फिंगर खड़ी करोगे, 2 या 3 या 4? अब बताओ बुक के मुताबिक ही बताओ। शाबाश, ये आपका सही है बेटे, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी सही है, उसका अलग अलग से स्टेटमेंट सही है। अब इसी में आप 10th क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में वो भी असर्शन रीजन है। देखो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल आर रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल आर इन रैंडम मोशन। कौन सा सही है 10th वाले में? 10th का कौन सा सही है? देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल आर रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉन गैस। देखो बेटे, अगर एक कंटेनर में हम गैस को बंद कर दें, ऊपर से पिस्टन लगा दें, तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली भागते रहते हैं कि नहीं भागते रहते? यस। इसी तरह से अगर मैं आपसे मेटल पूछूं, मेटल क्या होती है? सर मेटल इज ए सबस्टेंस जिसके पास लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं, लार्जर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसका मतलब है मेटल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक गैस की तरह बिहेव करने की वजह से इलेक्ट्रॉन गैस कह देंगे तो ये सही है, राइट? ये सही है बेटे, और रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही गई, रैंडम मोशन। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। प्लीज मूव टू द 11th क्वेश्चन, फिर देखते हैं इसमें क्या सही है। 11th क्वेश्चन बेटे, हाँ जी, 11th में क्या ठीक है? अगर आपको लगता है ये पहले वाला सही है तो 1 फिंगर खड़ी करो, इसमें डबल करो, एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं, इसमें ट्रिपल करो। शाबाश, बताओ 11th क्वेश्चन,
current flows in a conductor only when there is electric field within the conductor. शाबाश। दूसरी बात, a vector quantity has magnitude and direction. कौन सा ऑप्शन सही है? यस बेटे, योर अटेंशन। साफ ही पता लगता है क्या? क्या पता लगता है कि कभी भी, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं आपको बताता हूं, पहले लॉजिक सुनो। अगर एक वायर हो ना, तो उसके अक्रॉस हम बैटरी लगाते हैं। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगाया। अब ध्यान से सुन लेना, जिस तरफ मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल लगाया ना कंडक्टर के अक्रॉस, वो हायर टर्मिनल बन जाता है। जिस तरफ लोअर लगाया वो लोअर टर्मिनल बन जाता है। अब जैसे पानी का नियम होता है, पानी का क्या नियम होता है? ज्यादा वाली हाइट से पानी हमेशा कम वाली हाइट की तरफ फ्लो करेगा पानी, और पानी की धारा को बोलते हैं करंट, और बिजली की धारा को भी करंट बोलते हैं। इसका भी नियम है कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है करंट। जैसे पानी हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है, पानी की धारा वाटर करंट, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट हायर वोल्टेज वाले पॉइंट से लोअर की तरफ चलता है। ठीक है? और इसका मतलब है दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों किनारों के वोल्टेज में। कितना? जितना बैटरी ने लगाया। अब अगर बैटरी का पोटेंशियल हमें पता लग गया जो उसने कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है बेटे, तब आप उसको कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो। कंडक्टर की लेंथ से डिवाइड करके ये क्या बन गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके? और अगर ये मॉड नहीं लगाना ना, मॉड नहीं लगाना, हटाना है इसको, तो यहाँ माइनस का निशान भी लगता है आगे। पूरा फार्मूला क्या होता है? ये होता है, पहले चैप्टर में पढ़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके? तो अब यहां देखो, वोल्टेज तो बैटरी ने दे ही दी, कंडक्टर की कुछ ना कुछ लेंथ होएगी। इन दोनों की रेशो को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करंट निकलेगा। तो असर्शन तो सही हो गया। अब रीजन में उसने +1 का पॉइंट लिख दिया चक्के, वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रीजन भी सही है, लेकिन वेक्टर के चैप्टर को इधर वोल्टेज से जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता कुछ, इसलिए एक्सप्लेनेशन गलत हुआ। ओके? तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया, यस या नो? जिन बच्चों को समझ आ गया कि 11th क्वेश्चन का बी ऑप्शन कैसे है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे करते हैं, नीचे से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करो। electrons in two wires of same thickness, one is made up of copper and other is made up of iron, carrying the same current, have the same drift velocity। लो सुनो क्या है इसके अंदर 20th क्वेश्चन में। drift velocity is for free electrons in a conductor, all metals are conductors। देखो बेटे क्या कह रहा है, एक है कॉपर की वायर, कॉपर की, एक है आयरन की वायर, आयरन की। दोनों वायर का थिकनेस सेम है, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A' बराबर है, क्वेश्चन के मुताबिक इक्वल है, और दोनों वायर की थिकनेस सेम है। ये बराबर का करंट लेके जाती हैं, बराबर का करंट। यानी अगर कॉपर की वायर में I करंट है, आयरन की वायर में I' करंट है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों करंट बराबर हैं। ये भी दिया हुआ है।
कहता अगर ऐसा हो तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा पूछ रहे हैं हमसे। बताओ ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है असर्शन के बारे में। बोल ही नहीं रहे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये कराया था आपको, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये कराया था, I/NAE। गौर से देखो बेटे, इधर देख लो सभी बच्चे, आई सेम है, आई सेम है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, आई सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये जो नंबर डेंसिटी होती है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी मेटल मेटल के लिए तकरीबन सेम ले सकते हैं हम। अगर यहाँ पर एक कार्बन होता, एक कॉपर होता, फिर स्मॉल एन की वैल्यू में अप्रिशिएबल चेंज आना था, पर ये दोनों ही मेटल है, इसलिए स्मॉल एन भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सारा पैरामीटर ही सेम हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स में सेम होगी। तो 20th क्वेश्चन का, योर आंसर क्वेश्चन 20th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू दी, और कौन सा क्वेश्चन करके देखें। ऐसे करते हैं, एक और असर्शन रीजन बीच में कराता हूं आपको। मान लीजिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 16th, 16th देखो बेटे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज 0। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, ध्यान से सुनो क्या कहता है बेटे, एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। आपको याद है जब मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए मैंने v इज इक्वल टू u प्लस AT का फार्मूला यूज करा था, और इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया था। क्यों लिया था? तो मैंने क्या बोला था, एक मेटल के अंदर जब तक बैटरी नहीं लगती, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई 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 इधर जा रहा है, तो सभी की एवरेज वेलोसिटी ली थी मैंने, इनिशियल वेलोसिटी, और उनको ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके ये u को हमने 0 पुट करा था, तभी हमने डेरिवेशन करी थी। ठीक है, तो ये पहला पार्ट इसका सही हो गया। सेकंड, डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द कंडक्टर आर रैंडमली ओरिएंटेड, यही बताया टीचर ने। ओरिएंटेड का मतलब डायरेक्टेड, डायरेक्टेड देखो बेटे, एक ये वर्ड लिख रहा हूं मैं आपको, ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, ये सेकंड वर्ब है, ये इंग्लिश के कौन से वर्ब से बना है? ओरिएंट, ओरिएंट से बना ये, और इससे नाउन क्या बनता है? ओरिएंटेशन। कभी कभी आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, ऑडियो वीडियो हॉल में ले जाते हैं, वो वहां पर वो एक्सपर्ट बच्चों को कैरियर की गाइडेंस देता है, +2 के बाद एनडीए कर लो तो ये, उसके बाद ये। मैं खुद भी लेता हूँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चंडीगढ़ में। तो ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा देना बच्चे के कैरियर को। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर
डिफरेंटली ओरिएंटेड, मतलब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, इसलिए रीजन भी सही हुआ, एक्सप्लेनेशन भी सही हुआ। गॉट इट? जिन बच्चों को आज का डिस्कशन समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड लाइक दिस। तो बेटे आपने एक चीज देखी, मैंने इस असाइनमेंट में पहले की तरह सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, एक दो बीच में छोड़े हैं जानबूझकर। जैसे ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज में मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े, लेकिन उनके साथ वाले करा दिए हैं, उनसे रलते मिलते। इसी तरह से असर्शन रीजन भी मैं पढ़ के आया था, तो किसी एक ऐसी असर्शन रीजन मैंने छोड़ी है जानबूझकर, जिसको सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज पॉइंट है वो किसी और असर्शन रीजन में कवर हो गया। इसका मतलब है बच्चे उस असर्शन रीजन को कर सकते हैं अगर मन से करें। अगर हम टीचर लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं तो बच्चे खुद करते ही नहीं, फिर आपका ब्रेन कैसे डेवलप होएगा? तो 1-2 क्वेश्चन आप करो, क्लास टीचर से पूछो, तो बात बनेगी। आज का हम इतना ही करेंगे बेटे। थैंक यू। जो इससे पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट दी थी, उसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले थे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और इसमें भी आपको पता है +2 के बोर्ड में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। किसी बच्चे को पता है कितने एमसीक्यू आते हैं +2 के फाइनल बोर्ड में? फाइनल पेपर में कितने एमसीक्यू आते हैं फिजिक्स में? देखो बैठे हैं चुपचाप। अरे कम से कम हाँ, यस यस यस, नॉन मेडिकल के बच्चे एक्टिव हैं यार, मेडिकल में एक भी नहीं बता रहा। देखो एक भी बच्चा नहीं बता रहा। भाई पेपर का पैटर्न तो खुद निकालो इंटरनेट से कम इतना काम तो कर लो, बच्चे तो ना बनो। पेपर का पैटर्न सभी को याद होना चाहिए। फिजिक्स का फाइनल पेपर कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने 2 नंबर के, कितने 3 नंबर के, केस स्टडी कितने आएंगे, 5 मार्क्स के कितने आएंगे, और की ऑप्शन कहां पर होएगी कहां पर नहीं होएगी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगा। चलो थैंक यू।